हम लोग न्यूज़ देखने वाले हैं वो स्पेशली जो है आपका दैनिक जागरण का ही है और ये आपका जो है वो दिल्ली एडिशन का होगा। यहाँ पे स्पेशली हम लोग 2 पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एडिटोरियल पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्पेशली आपका जो है वो हमारे पीएम जी के द्वारा और भारत और फ्रांस के रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में क्रेता विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़ेंगे भारत और आपके फ्रांस जो है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज पेरिस पहुँचेंगे मोदी जी और पीएम हमारे। उसके अलावा कल राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ आपका बायलैटरल बैठक होगा, द्विपक्षीय बैठक जिसको बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होंगे 3 तरह के आपके रक्षा जो समझौते किए जाएंगे हमारे दोनों देशों के बीच में। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंटों को जानना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपका दिल्ली एडिशन है, ठीक है। और ये आपका तो मैंने बता ही दिया है कि आपका दैनिक जागरण है और डेट आपका कौन सा है, तो आपका 13 जुलाई का आपका डेट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं जो हमको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मई 2022 में भारत फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करने और जो रोड मैप तैयार किया था, ठीक है, यानी 2022 में जो किया था उसकी समीक्षा शुक्रवार यानी 14 जुलाई को दोनों देश नेता पेरिस में करेंगे, ठीक है। यानी उसके बारे में आगे बात की जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने छठी फ्रांस यात्रा के 6 नंबर में वो जाने वाले हैं अभी 6 टाइम। तो 13 जुलाई को पेरिस पहुँचेंगे, ठीक है। यानी आज के दिन वो कहाँ पहुँचेंगे, तो आपके पेरिस पहुँचेंगे। इसकी यात्रा में अहम पहलू जो फ्रांस के बास्टी डे परेड जो आपका होने वाला है, यानी फ्रांस में जो आपको 1798 में फ्रांस की क्रांति हो गई थी, तो उसी समय से बास्टी डे परेड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अतिथि के रूप में फ्रांस में जो है आपके अतिथि के रूप में आपके पीएम मोदी जी पहुंचेंगे। उसके अलावा लेकिन दोनों देशों के द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा भी काफ़ी व्यापक है, यानी बहुत सारे चीज़ें एग्रीमेंट की जानी है दोनों देशों के साथ। अहम जो है वो रक्षा सौदे है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा जो भारत से विदेश सचिव है, ठीक है। तो ये आपका भारत और फ्रांस के रक्षा क्षेत्र में संबंध अब जो सिर्फ क्रेता और आपका विक्रेता तक ही सीमित नहीं रह गया, इसमें व्यापक आपके काफ़ी जो है स्वरूप व्यापक हो चुका है, यानी अलग तरह से आपको इंडिया और फ्रांस का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर बात करें हो चुका है तो फ्रांस की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत जो है संयुक्त उद्यम लगाने को लेकर के काफ़ी उत्सुक है, ठीक है। यानी इंडिया में फ्रांस की बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो लगाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है कई महीने में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की तुलना हाल ही में संपन्न अमेरिका यात्रा से की जा रही है कि किस तरह से इम्पोर्टेंट रहा है अमेरिका यात्रा, उसी तरह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रांस यात्रा भी कुछ अच्छा होगा। इस तरह आपको बताया जा रहा है कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने जो है वो आपका प्रधानमंत्री मोदी का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया और आपका जो है संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कई सारे कदम भी उठाए। उसी तरह से फ्रांस में भी बताया जा रहा है कि आपका पीएम मोदी का स्वागत भी किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का मानना है, ठीक है। मतलब उम्मीद लगाई जा रही है। फ्रांस और भारत में जो कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि मोदी और आपके मैक्रोन के समक्ष जो है आपका स्पेशली आपका अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो आपका जो होगा 3 रक्षा समझौते किए जाएंगे दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा नौसेना के लिए 26 राफेल युद्ध विमानों एवं 3 जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद और जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफ़र से जुड़े समझौते होंगे, ठीक है। याद रखिएगा 3 स्कॉर्पियन हो गया और 26 आपका जो है वो आपका राफेल जो होगा। उसके अलावा जेट इंजन से जुड़े हुए भी चीज़ें के बारे में आपका तकनीकी ट्रांसफ़र दोनों देशों के बीच किए जाएंगे, ठीक है। आपका जो बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह जो है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की अहम बैठक होने की सूचना है।
उसके अलावा जो है अंतिम मुहर लगाई जाएगी अगर फ्रांस में होने वाले जो रक्षा खरीद है उसमें लगा दी जाएगी। तो देखिए तो आपके बाद में क्या बातें निकल के आती है। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोदी मैक्रोन के बीच जो है जैतपुर जो आपका महाराष्ट्र का जैतपुर है पर ऊर्जा परमाणु संयंत्र पर भी वार्ता होगी। और आपका बताया जा रहा है कि 1650 मेगावाट क्षमता वाले इस परमाणु संयंत्र को 2 वर्षों पहले फ्रांस की कंपनी ने अपने अंतिम अध्ययन रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। लेकिन उससे भी इसकी प्रगति पर कोई असर नहीं हुआ। आगे डिटेल में बताया जा रहा है इस एडिटोरियल में कि आपका इस न्यूज़ में कि इस संयंत्र से जुड़े तकनीकी, वित्तीय और नागरिक परमाणु दायित्वों से जुड़े मामले पर सहमति नहीं हो सकी थी दोनों देशों के बीच में। अभिनय क्वात्रा जी जो हैं वो विदेश सचिव हैं, तो उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जुड़े 2 मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनानी है। पहला उत्तरदायित्व का और दूसरा परियोजना लागत की जो है मेनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमने देख लिया। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूज़ जो है तो देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी पीएम मोदी से ही जुड़ा हुआ न्यूज़ है। तो देखिए तो फ्रांस तो जा ही रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 1 दिन के लिए आपका कहाँ जाएंगे तो UAE भी जाएंगे, यानी संयुक्त अरब अमीरात भी वो जानने वाले हैं। कौन? हमारे पीएम मोदी जी। पेरिस से प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी पहुँचेंगे और वहाँ उनकी UAE के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से आपका द्विपक्षीय बैठक भी होगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि द्विपक्षीय मुद्दे के साथ ही बहुपक्षीय मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी, यानी UAE के जो आपके राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा आपका डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो इसमें UAE में रहने वाले भारतीयों के हितों और द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े मुद्दे भी खास तौर पे उठेंगे। UAE जो है वो नवंबर 2023 में पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी COP28 की तैयारी की भी समीक्षा की जाएगी, जो आपका UAE में होने वाली है नवंबर 2023 में। अगला आपका डिटेल दिया जा रहा है यहाँ पे क्या कि आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में UAE के साथ द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी तवज्जो दी गई है, ठीक है। भारत की अगुवाई में हो रहे G20 बैठक में UAE को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और पिछले वर्ष ही भारत और UAE के बीच जो है कारोबार समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में देखा चीज़ों को। एक न्यूज़ है यहाँ पे, झूठे और तथ्यहीन आरोपों से अकेले भारत ही नहीं दुनिया के चुनाव आयोग चिंतित है, यानी हमारे जो चुनाव से रिलेटेड जो भी आपका फेक न्यूज़ फैलाया जाता है उसके बारे में जो है ये आपका न्यूज़ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका चुनावी नतीजे आने के बाद जो है चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जिस तरह से झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाने का चलन बढ़ा है उससे अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की भी चिंता बढ़ी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी आपका फेक जो आपका प्रचार किया जाता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसी में बताया जा रहा है कि किस खासकर इससे चुनावी विश्वसनीयता के प्रभावित होने का बड़ा खतरा होता है। भारत में जो निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इस दिशा में उठाए गए अहम कदमों के साथ ही अब दुनिया के दूसरे देशों को भी इस खतरे को लेकर सतर्क किया गया है, ठीक है, कि किस तरह से ये आपको नुकसान पहुंचा जा सकता है। कहा गया है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर के काम करने की ज़रूरत है और बाद में इसकी बहुत से देशों ने समर्थन भी किया, ठीक है। आपका यहाँ पे जो स्पेशली आपका कोलंबिया में जो चल रहा है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब जिसको बोला जा रहा है कि आपका बताया जा रहा है कि कार्यकारी बोर्ड के 11वें बैठक में इस मुद्दे को दुनिया के कई देशों ने प्रमुखता से रखा और अपनी चिंता जताई। तो कहाँ हो रहा है कि कोलंबिया में हो रहा है और कौन सी हो रही है तो ये एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की कार्यकारी बैठक हो रही है 11वें नंबर की, ठीक है। इस संगठन में बोला गया कि दुनिया के करीब 119 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय सदस्य है, ठीक है। उसके अलावा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी जो है इसमें अगुवाई में जो है भारत निर्वाचन आयोग भी इस बैठक में शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए आपके जो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी विश्वसनीयता का संकट जो है
संकट जो है इस समय पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ख़ास तौर पे जिस तरह जो चुनाव के दौरान या बाद में जो आयोग के कामकाज को लेकर के तथ्यहीन आरोप लगाए जाते रहे, वो क्या है तो गंभीर है, काफ़ी गंभीर है। उन्होंने वेब सहित ऐसे चुनौतियों से जूझ रहे सभी देशों से एकजुट होकर के इसे लड़ने की आपकी क्या है ज़रूरत बताई है। बैठक में सदस्य देशों को चुनाव से जुड़ी समस्याओं और आपका क्या कहा जा रहा है कि चुनाव सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले आपके क्या है कदमों को साझा करना होगा कि किस तरह से चुनाव सुधार किए जा सकते हैं, वो भारत हो चाहे 119 देश के ही क्यों ना हो। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है जब जो है अमेरिका, ब्राज़ील और हाल ही में तुर्की के चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है स्वयं भी ईवीएम को लेकर ऐसे ढेरों आरोप से जूझ रहा है कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है इस तरह से। ठीक है, इसलिए हालांकि आयोग ने इससे जो बोला है निपटने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। ठीक है, यानी चुनाव सुधार की जो बात की जाए तो उस तरह से आप देखेंगे इनमें से पहला पारदर्शिता के स्तर को बेहतर रखना और दूसरे झूठ एवं तथ्यहीन आरोप से निपटने से सख्ती से निपटने की बात उठना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर धोखाधड़ी नहीं भी होता होगा तो आपका जो अगर न्यूज़ फैल गया तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है चुनाव आयोग पे। वहीं इस झूठ को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है, इंटरनेट मीडिया होता है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी हारती है तो कहा दिया जाता है कि ये जो है वो हैक कर लिया गया था। इस तरह से आपका न्यूज़ हमेशा स्प्रेड होते रहता है। इसी तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे में आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर पौनी नज़र आपका रखने के लिए अब एक अलग सेल गठित किया है जो 24 घंटे चुनाव से जुड़े किसी भी विषय पर नज़र रखता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को उन टिप्पणियों पर भी पौनी नज़र रखी जा रही है। ठीक है, यानी किसी तरह की अगर टिप्पणी कर देते हैं तो उस पर भी ये चुनाव आयोग जो है वो सख्त कदम उठाता है। ठीक है, कि आप जो भी बात कहें वो प्रमाणिक रूप से प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही कुछ मत बोल दीजिए। आयोग ने ऐसे ही एक मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में एक जाति विशेष के लोगों का नाम काटे जाने का आरोप लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव आयोग भी जो है वो मेन सुधारों को देखता जा रहा है और ये जो है इंडिया ही नहीं अलग अलग कंट्री के साथ भी इसी तरह की समस्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने न्यूज़ को देख लिया। चलिए अब लोग दूसरे एडिटोरियल को देख लेते हैं। आज जो हम न्यूज़ देखेंगे वो आपका है मित्रता की मिसाल कायम करते भारत और फ्रांस के बारे में देखेंगे किस तरह से भारत और फ्रांस की जो है दोस्ती आपकी बढ़ती जा रही है। और ये जो आपके राइटर है अंश वी पंत जी के द्वारा लिखा गया है, ये काफ़ी अच्छे जानकार है। चलिए इनका हम लोग देख लेते हैं डिटेल में इनके द्वारा क्या क्या हाईलाइट किया गया है बोथ कंट्री के पॉइंट को, यानी भारत और आपका इंडिया किस तरह भारत और आपका फ्रांस किस तरह से आपका आगे बढ़ रहा है आपका। ठीक है, रिलेशन देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, इससे अनिश्चितता भी बढ़ रही है। इस बढ़ती अनिश्चितता में विभिन्न देशों के बीच जो है नए नए साझेदारियाँ और आपके क्या देखे गए हैं नए नए आपके मंच आकर ले रहे हैं। ठीक है, यानी किसी तरह से आपके नए नए साझेदारी भी देखने को मिल रहा है। भारत विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आज दुनिया का लगभग हर छोटा बड़ा देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंस हो गया है इंडिया का। ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो उसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है व्यस्त कार्यक्रम से भी इसका अनुमान लगता है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपने संबंधों को नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहा जा रहा है इसी कड़ी में अमेरिका के ऐतिहासिक रूप से सफल राजकीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सप्ताह के अंत में फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए 2 कारणों से इस दौरे की महत्ता और बढ़ गई है। क्या कारण है, एक तो मोदी को फ्रांस ने अपने जो है वो राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डी के अवसर पर आमंत्रित किया फ्रांस ने इंडिया को। उसी के अलावा आपका कहा जा रहा है कि ऐसा आमंत्रण विरले ही राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलता है। ठीक है, और मतलब बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरा बताया जा रहा है कि यही कि यह द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को रजत जयंती वर्ष भी आयोजित हो रहा है। ठीक है, 25 साल हो चुका है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि भारत और फ्रांस के संबंध अति से ही मधुर रहे हैं।
आपके कश्मीर मुद्दे से लेकर के परमाणु शक्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित एवं विभाजित विषयों पर भी फ्रांस और भारत जो है वो के रुख समर्थन करता रहा है, ठीक है। यानी हर तरफ जो है वो दोनों देशों एक दूसरे को समर्थन करते रहे। वीटो शक्ति संपन्न देशों में फ्रांस ही वह पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। पिछली सदी के अंतिम दशक में अगर बात करें, दोनों देशों की रणनीतिक आपकी साझेदारी ने गति पकड़ी है। परमाणु परीक्षण के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भारत को प्रतिबंधों से लाद दिया, तब उस दौर में भी फ्रांस जो है वो भारत के प्रति अपेक्षाकृत नरम बना रहा, ठीक है। भारत और फ्रांस रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों देशों ने इस मित्रता को जो है 21वीं शताब्दी के अनुरूप ढालने में तत्परता दिखाई है कि अभी मौजूदा क्या आपका रिलेशन दोनों कंट्री के बीच हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आपके राष्ट्रपति मैक्रोन का कई वैश्विक मुद्दे पर एक जैसा दृष्टिकोण इनकी पुष्टि करते हैं। यानी दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष उनका जो है दृष्टिकोण भी समान है। दोनों ही नेता किसी भी साझेदारी में रणनीतिक स्वच्छता को खासी महत्ता देते हैं। नाटो का सदस्य देश से होने के बावजूद भी फ्रांस ने रूस को लेकर के बहुत व्यवहारिक रुख दिखाया था, ठीक है। भारत का रवैया भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। भारत का किसी भी महत्वपूर्ण पहल पर फ्रांस का अक्सर अविलंब मिलने वाला समर्थन भी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है, ठीक है। आपका अगला बताया जा रहा है कि रिश्तों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक गर्मजोशी भरा रवैया भी फ्रांस के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बढ़ाने में जो है सहायक सिद्ध हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रांस भारत का एक अहम रक्षा साझेदार है और पीएम मोदी के आगामी फ्रांस दौरे में इस साझेदारी को एक नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को यह विचार करने पर विवश किया कि किसी एक देश पर अतिशय सामरिक निर्भरता उचित नहीं है। यानी अगर रूसी पे करेंगे तो ये हमारे लिए, भारत के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए भारत विभिन्न देशों के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें फ्रांस जैसे देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो न केवल अत्याधुनिक अचूक रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए तत्पर है, बल्कि उन्हें उनकी तकनीकी साझा कर भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने में भी कोई संकोच नहीं है। द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को और गहराई प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री के इस दौरे पर फ्रांस के साथ जो है 24 से 30 राफेल एफ मरीन, यानी आपका ये जो है वो 24 से 30 राफेल एम मरीन जो है आपका विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के सौदे पर सहमति बनाने की उम्मीद है, ठीक है। यानी भारत खरीदेगा आपका फ्रांस से। अमेरिका के सुपर हार्नेट से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जो है राफेल एम जो है भारतीय नौसेना को पसंद बने हैं, ठीक है। यानी पसंद किया गया है नौसेना के द्वारा, ठीक है, कि हम फ्रांस से ही इस चीज़ को खरीदेंगे। तो इसके पीछे भी कुछ तार्किक वजह है, क्या है तो देखते हैं। निसंदेह अमेरिका सुपर हार्नेट बहुत सक्षम विमान है, लेकिन राफेल चूँकि पहले से ही भारतीय सैन्य प्रणाली का हिस्सा रह चुका है, तो इस श्रृंखला के विमानों को कैपेबिलिटी, उसके अलावा प्रशिक्षण और रख रखाव अपेक्षाकृत जो है वो आसान होगा। साथ ही अमेरिकी तकनीक की तुलना में फ्रांसीसी उपकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में भी कहीं अधिक सक्षम भी है, ठीक है। हार्नेट से ज़्यादा सक्षम ये आपको बताया जा रहा है राफेल को। इस सौदे को हमारी नौसेना के लिए उपयुक्त कहा जाएगा। INS विक्रांत पर इन विमानों को तैनात भारतीय नौसेना के बेड़े की मारक क्षमता को भी बढ़ाएगी, तो आपके स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है हिंद प्रशांत आपका जो क्षेत्र में भारत की सशक्त बनाएगी, ठीक है। अगर स्कॉर्पियन की बात करें वो, ठीक है। और आपके ये तो हमने देख लिया कि आपका मारक क्षमता जो है राफेल का यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है भारत और फ्रांस की साझा चिंता का मोर्चा भी है, ठीक है। यानी दोनों कंसर्न है अबाउट हिंद प्रशांत जो क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में दोनों देशों के हित को देखते हुए भी अलग अलग मोर्चे का पर जो साझेदारी भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर के एक मोर्चा मजबूत कर रहा है, तो अरब सागर में जो अपने हितों को देखते हुए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और आपका कौन है भारत तिकड़ी अपना जो है रंग जमा रही है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रांस यात्रा से लौटते हुए पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात जाने के भी गहरे निहितार्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इम्पोर्टेंट ये आपका है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आपके फ्रांसीसी उद्योग जगत के दिग्गजों से मिलेंगे और उनसे जो है आपके भारत के विकास गाथा आपका साझा करते हुए उनका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। फ्रांस की कई कंपनियां जो पहले से भारत में सक्रिय है और जिनका दायरा आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। अगर बात करें पिछले कुछ समय में भारत ने विभिन्न पक्षों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बात आगे बढ़ाई है कि दोनों देशों के बीच इस तरह के एग्रीमेंट हो भी जाए। इसमें यूरोपीय संघ यानी EU को भी एक संभावित साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। चूँकि फ्रांस EU का एक अहम खिलाड़ी है, तो संभव है कि मोदी के दौरे के समय FTA के मुद्दे पर भी आगे बढ़े, ठीक है, आगे बात बढ़े कुछ। उसके अलावा जो अगर बात करें तो सौर गठबंधन में है जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद के विरुद्ध अभियान को तैयार करने जैसे मुद्दे पर पहले से ही चली आ रही सहमति को इस दौर पर और विस्तार मिल सकता है। फ्रांस जो है आपका बताया जा रहा है कि फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा का दायरा भी बढ़ा सकता है, ठीक है। आपका अगला बताया जा रहा है कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भारी संख्या में पढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि भारतीय छात्र से मिलने वाले लाभ उठाने में अब यूरोपीय देश भी पीछे नहीं रहना चाहते, ठीक है। कुल मिला के बोला जा रहा है कि पीएम मोदी का यह रिश्ता अगर रणनीति साझेदारी की रजत जयंती मनाने के जश्न का अवसर बनेगा, तो दोनों देशों में बताया जा रहा है कि आगामी 25 वर्षों के रिश्तों को रूपरेखा तैयार होगी, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि लेखक जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा कि इंडिया और फ्रांस का 25 साल का रिश्ता आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने आज भारत और फ्रांस के बारे में देखा। उसी तरह से हम देखते हैं एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको हम लोग जल्दी फिनिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है ये JKS परिहार जी के द्वारा लिखा गया, आप जैसे देख भी सकते हैं। और इसमें जो है देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया जो आपका यात्रा किया गया है अमेरिका में किया गया, तो इसमें बताया जा रहा है कि रक्षा सामरिक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके क्या होंगे कि दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे आपका भारत और अमेरिका अनुबंध के तहत जो है वो अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक जो है आपका भारत को लगभग 3.1 अरब डॉलर के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन देगी, ठीक है। यानी 3.1 अरब डॉलर का जो है वो 31 MQ-9B प्रीडेटर्स ड्रोन देगा आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है। इनमें से आपका बताया जा रहा है कि इनमें से 15 नौसेना और 8 थल और वायुसेना को मिलेंगे, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा नौसेना को, ठीक है। टोटल कितना हो गया 31। कंपनी कुछ ड्रोन सीधे भारत को देगी और आपका जो बाद में बताया जा रहा है कि आधुनिकतम तकनीक हस्तांतरण द्वारा हिंदुस्तान आपका एरोनॉटिक लिमिटेड भारत में ही इनका जो है वो निर्माण भी करेगी। यानी ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, हाल इससे क्या करेगा निर्माण भी कर पाएगा। इनके रख रखाव और मरम्मत जो बताया जा रहा है कि इनके रख रखाव और मरम्मत इत्यादि की सुविधाएं भारत में ही विकसित की जाएंगी। भारत में निर्मित ये प्रीडेटर ड्रोन जो है बाद में निर्यात भी कर सकेगा, ठीक है। भारत अगर बात करें तो ये निर्यात भी भारत कर सकेगा। अगला बताया जा रहा है कि मालूम हो कि प्रीडेटर ड्रोन आज विश्व की श्रेष्ठतम चालक रहित आपका क्या है युद्धक प्रणाली है। कौन? तो आपका जो है वो प्रीडेटर ड्रोन जो है
उसमें चालक नहीं होते। याद रखिएगा, ये प्रीडेटर जो ड्रोन है वो अमेरिका से भारत ले रहा हो और इसमें चालक नहीं होता है। इनकी मारक क्षमता कई स्थानों पर प्रमाणित हो चुकी है और इनकी विश्वसनीयता भी काफ़ी अधिक है अगर जो हम अमेरिका से ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। भारत के लिए ये समझौता रक्षा संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी अरसे से लंबित है। आपका अगला बचाया जा रहा है कि इस प्रीडेटर ड्रोन की कीमत को लेकर के देश में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि हाल ही के वर्षों में अगर बात करें तो ये आपका भारत सरकार ने रक्षा सौदे के नियमन के लिए एक पारदर्शिता प्रक्रिया लागू की है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई घोटाला की बात की गई है। इसके तहत बोला जा रहा है कि भारत सरकार रक्षा निर्माता कंपनी से सीधे अनुबंध न करते हुए वहाँ की सरकारों से क्रय विक्रय अनुबंध करती है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों सरकारों की देखरेख में विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनी के मध्य अनुबंध का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बोला जा रहा है कि सौदे में बिचौलियों की भूमिका जो होती है वो सब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट जो है वो सरकारों से ही खरीदेंगे। यहाँ भी बताया जा रहा है कि यह भी एक तथ्य है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद की इस पूरी प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं खरीद लिया जाता है किसी भी देश से कोई भी आपका टेक्नोलॉजी हो गया या फिर कोई भी आपका हथियार। इसमें किसी भी हथियार की प्रणाली को अन्य देशों को कितनी कीमत पे बेचा गया है इसका आंकलन भी किया जाता है कि कहीं हमको ज़्यादा में तो नहीं दे रहे। इसके बाद भारत को प्रदान की जाने वाली संभावित तकनीक एवं सहायक सशस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता और मारक आपका क्षमता एवं भविष्य में होने वाले आधुनिकीकरण को परखा जाता है। उसके बाद अगर बात करें देश में इसके निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि पहलुओं पर भी बात की जाती है। ठीक है, यानी आप ट्रांसफर आप टेक्नोलॉजी करेंगे या नहीं, अगर कुछ खराबी हो जाएगी तो किस तरह से इसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, स्किल किस तरह से वहाँ के लोगों को चलाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें होती है दोनों देशों के बीच में। ये सब मिलाकर खरीदी जाने वाली हथियार प्रणाली को अंतिम कीमत तय करते हैं। ठीक है, अतः प्रीडेटर्स ड्रोन की वास्तविक कीमत के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी ही है। ठीक है, यहाँ पे राइटर का यही बताया जा रहा है। आज की आधुनिक युद्ध संचालन व्यवस्था में विश्व के अधिकतर देशों में ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो इंसान नहीं, ड्रोन ही बहुत जगह काम करता जा रहा है। ड्रोन छोटे आकार से लेकर के बड़े मानव रहित रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल परिचालन अथवा मानव रहित प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें भारत में भी युद्धक ड्रोन की तकनीक विकसित करने के लिए DRDO आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल जिसको बोलते हैं और आपका हाल जो है HAL आदि जो है नौसेना के साथ मिलकर तापस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका निर्माण भी कर रहे हैं। अभी जो है बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना के पास 2 समुद्री प्रीडेटर्स ड्रोन लीज पर है। भारत के पास जो इजराइल निर्मित जो है आपका हेरॉन ड्रोन प्रणाली भी है। चूँकि चीनी ड्रोन तुर्की निर्मित बेरफ्तार TB2 यानी आपका चीनी ड्रोन तुर्की निर्मित बेरफ्तार TB2 और इजराइल द्वारा विकसित हेरॉन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीनी ड्रोन जो है वो तुर्की निर्मित बेरफ्तार TB2 और इजराइल द्वारा विकसित हेरॉन के, यानी हेरॉन किसने बनाया है तो इजराइल के द्वारा बनाया गया मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स एक महत्वपूर्ण मानव रहित क्या है तो ये ड्रोन है जो लगभग आपका 35,000 फीट की ऊंचाई तक 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि आपका 35,000 ऊंचाई और आपका मतलब 1 घंटा में 400 किलोमीटर जो है ये आपका रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि वह 40 घंटे तक लगातार हवा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। ठीक है, तो अच्छी बात है। यह सीमा से शत्रु क्षेत्रों में लगातार जासूसी, निगरानी, ठोई और प्रतिघात करने की क्षमता भी रखता है। इसे हवा, समुद्र और ज़मीन से संचालित किया जा सकता है, यानी थल, जल और वायु तीनों से किया जा सकता है। प्रेडेटर से एक साथ हवा से ज़मीन पे मार
करने वाली आधुनिकतम हेल फायर आपके मिसाइलें और आपकी विस्फोटक सामग्री दागी जा सकती है, ठीक है। तो आपका मिसाइल हेल फायर जो आधुनिक है और आपका विस्फोटक सामग्री भी दागी जा सकती है, ठीक है, दुश्मनों पे। प्रीडेटर्स ड्रोन ने अपनी क्षमताओं को मध्य एशिया, इराक युद्ध, अफगानिस्तान, कई अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं। ऐसा नहीं कि भारत खरीद रहा है तो ये ट्रेंड नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है भारत के लिए भी। अमेरिका ने इसको बहुत जगह युद्धों में यूज़ भी करा है, ठीक है। तो आप देखिए कि अमेरिका तथा भारत के अलावा जो इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और जापान द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। चूँकि चीन और पाकिस्तान को प्रीडेटर ड्रोन हासिल नहीं है, अतः ये ड्रोन हिंद महासागर में समुद्री सीमाओं सहित भारत, चीन के ऊंचे पर्वतीय और पाकिस्तान से लगे घने जंगलों में ढकी सीमाओं पर भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है। अगला अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत लंबे समय तक अपनी रक्षा संबंधी ज़रूरतों के लिए जो विशेषकर रूस पर निर्भर रहा है। हालांकि यह निर्भरता 10 वर्षों में 70% से घट करके 70% से लेकर के अब जो है वो 56% आ चुका है। उसके अलावा लेकिन अभी भी खासी अधिक है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात किया जाए तो यूक्रेन युद्ध और चीन की अति विस्तारवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जो है वो भारत में विभिन्न रक्षा प्रणालियाँ जैसे टैंक, आर्टिलरी, तोप, पानी के जहाज, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा युद्धक विमान और मारा रहित रिमोट कंट्रोल प्रणालियों को विकसित करने और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने की जिस दीर्घकालीन नीति को सरकार ने आत्मसात किया है वह इस समय की मांग है, ठीक है। भारत की अल्पकालिक रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे अनुबंधों को आवश्यकता है जिससे क्या होगा, जिससे न केवल हमारी सेना की अत्याधुनिक आपका आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता है, बल्कि देश में ही इनका निर्माण किया जा सकता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अनुबंध इसी नीति का परिणाम है। कुल मिलाकर भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उभरती हुई शक्तियों के रूप में आने वाले वर्षों में क्या आपको देखा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी और परिपक्व भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका जो लेख है वो आपके सेवानिवृत्त मेजर जनरल रह चुके हैं और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, इनके द्वारा ये चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे JKS परिहार जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक देखते हैं, एक विमेन के लिए आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे श्रम बल में बड़े महिलाओं की भागीदारी के द्वारा जो है ये आपका दृष्टिकोण आपको डेवलप करेगा आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 21 से 22 से आयु की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ देने की घोषणा की है, ठीक है। यानी आने वाले दिनों में इस योजना के तहत उन्हें भी प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो है इस योजना में अविवाहित बहनों को लाभ देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यानी जो आपका मैरिड नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जाहिर है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल राज्य की महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, ठीक है। वे मिलने वाले आर्थिक सहायता से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ जो है आजीविका के साधनों को विकसित कर परिवार में आने वाले निर्णयों में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे, ठीक है। भारत सरकार जो है भारत जैसे देशों में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायने में अर्थव्यवस्था का विकास इंजन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। भारतीय महिलाएं जो हैं आज अपने भविष्य को लेकर के पहले से कहीं अधिक सजग है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं वो ज़्यादा सजग है। वे कुप्रथाओं की बेड़ियों तोड़कर अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। 21वीं सदी में जो महिलाएं बड़ी संख्या में शिक्षक, नेता, इंजीनियर, प्रशासक, आपका डॉक्टर, विज्ञानी, उसके अलावा बनकर उच्च पदे पर पहुंच भी रही हैं। इसके अलावा जो है रोजगार के अनेक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ठीक है। महिलाएं घर और बच्चों को संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं, स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन भी की ओर भी बढ़ रही हैं।
उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में आपके 55.9% पुरुषों के मुकाबले केवल 13.6% महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी रही है। कहाँ पे? तो देखिए आपका शहर में मेल कितने हैं, तो 55.9% और फीमेल देखिए 13.6% उनका श्रम बल में योगदान है शहर में। अगर ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण में बोला जा रहा है कि पुरुषों के मुकाबले केवल 23.9% महिलाओं का श्रम बल है, यानी 57.7 अगर मेल काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो महिलाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में 23.3 वो योगदान देती हैं अपना श्रम बल में। उसी तरह से राइटर ये लिखा हुआ जो आपका डिटेल में तो बताया जा रहा है कि स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी जो पहले से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। यह बताता है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी आर्थिक स्वावलंबन में महिलाएं जो हैं वो अभी पीछे है। यही कारण है कि वे स्वयं के लिए भी आवश्यक खर्च नहीं कर पाती। ऐसे में महिलाओं के प्रति सम्मान का स्तर बढ़ता और समानता की भावना ला करके उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के विकास में नारी शक्ति की संकल्प शक्ति उनकी क्या है, तो उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने की क्षमता, उनके परिवार, उनके परिश्रम और भारत के उत्थान में उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने अपना विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। बहरहाल देश की आधी आबादी के सशक्त हुए बिना देश मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, आधी आबादी मानी जाती है भारत में महिलाओं की। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये आपके महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ठीक है, जो एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर एक आपका जो है वो राज्य कर सकता है तो और भी राज्य जो है महिलाओं को उत्थान करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव ला सकती है। ठीक है, यह योजना आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को मजबूत करेगी और जिसमें समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेखिका स्वतंत्र जो है टिप्पणीकार है, इनका अपना व्यू है। ठीक है, तो ये हमने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट को देख लिया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। टेक केयर।